नज़ीन, इस वक्त सबसे बड़ी जंग जो है वो लेबनान के फ्रंट पर लड़ी जा रही है, जहां पर इसराइल एक बड़ी घमंड के साथ और एक बड़ी प्लानिंग के साथ गया था कि वो एक तरह देखेंगे ईरान पर उसने जंग छेड़ी और फिर उसी के कवर में वो लेबनान के अंदर घुस गया और पर्पस ये था कि पूरा जो सदरन लेबनान है उसको ग्रेटर इसराइल के अंदर जब शामिल करना है। लेकिन उसकी कैलकुलेशन जैसे ईरान के हवाले से गलत साबित हुई, तो इसी तरह लेबनान के हवाले से भी उसको बहुत बड़े सरप्राइजेस का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें सबसे बड़ा सरप्राइज जो अचानक हिजबुल्ला ने इंट्रोड्यूस करवाया वो उसके ड्रोन्स हैं। और अब इजरायली टैंक्स किया और इजरायली व्हीकल्स किया और इजरायली फौजी किया और इजरायली बेसिस किया, एक एक चीज हिजबुल्ला के निशाने पर है। और अभी जो इजरायली मीडिया ने एक बात बताई है वो सबसे बड़ी बात है, और वो ये है कि हिजबुल्ला ने इजरायली फाइटर जेट जब गिराने की कोशिश की है, इजरायली एडवांस फाइटर जेट को हिजबुल्ला ने गिराने की कोशिश की है। जिस तरह से ये टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन आ रहा है ये बहुत भारी पड़ने वाला है, और आप देखेंगे जो रेजिस्टेंस यहां पर की जा रही है ये एक प्रेसिडेंट साबित होगी दुनिया में और रीजन में होने वाली बाकी रेजिस्टेंस फोर्सेस के लिए। अब देखिए फॉर्मर कतर के प्राइम मिनिस्टर क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि ईरान जो है वो स्ट्रॉन्गर बन चुका है पॉलिटिकली और मिलिटरीली, जो एक्सपीरियंस उसने इस जंग से हासिल किया है वो मिलिटरीली भी पहले से ज्यादा ताकतवर जो है वो बन चुका है। इसराइल जो कि बहुत ताकतवर समझा जाता है, इसके बावजूद ईरानी मिसाइल्स ने इसराइल को जाकर हिट किया और इतनी ज्यादा लेयर्स थी, पूरा जो वेस्टर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इसराइल को बचाने में लगा हुआ था। बर्तानिया किया और फ्रांस किया और जर्मनी किया और इटली किया और रीजनल कंट्रीज किया, सब के सब जब इसराइल को बचाने में लगे हुए थे। हर कोई अपनी अपनी डोमेन में हिस्सा डाल रहा था ईरान के कोलैप्स में, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। तो इस सब के बावजूद ईरानी मिसाइल गए और अल्टीमेटली इसराइल और अमेरिका को सीज फायर पर मजबूर होना पड़ा। और आप देखिए बाद में उन्होंने कैसे धोखा दिया, सीज फायर करके फिर किसी एग्रीमेंट पर नहीं आ रहे। सीज फायर इन्होंने किया, रिक्वेस्ट इन्होंने की, फिर किसी एग्रीमेंट पर नहीं आ रहे और एक बार फिर जब जंग की तैयारी कर रहे हैं। कतर के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मिलिट्री इक्वेशन ऑफ द वर्ल्ड ये चेंज हो चुकी है, चूंकि आज एक ड्रोन जिसकी कीमत $1000 है ये $4 मिलियन के जो मिसाइल है उसको काउंटर कर सकता है। और उधर से अगर $1000 का ड्रोन आ रहा तो आपको $3 मिलियन का जो एयर डिफेंस मिसाइल है वो फायर करना पड़ेगा। तो ये जो इक्वेशन है ये मुकम्मल तौर पर बदल चुकी है, इसलिए हर जंग के रिजल्ट बदलने वाले हैं और यही कुछ लेबनान के फ्रंट के ऊपर हो रहा है। बड़ी तेजी के साथ आप ये देखेंगे टेक्नोलॉजी के अंदर तब्दीली, और इससे बढ़कर भी हिजबुल्ला कोई और सरप्राइज भी मुतारिफ करवा सकती है। ये सारी टेक्नोलॉजी भी रशिया और वहां से आ रही है। अच्छा, अब जनाब अली ट्रंप हमला करने जा रहे हैं, अमेरिका जो एक और अटैक करने जा रहा है। जो लोग डिप्लोमेसी के हवाले से ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक थे, हम तो हमेशा से कहते रहे कि उनको अपनी पोजीशन जो वो रिकंसिडर करनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि कोई खैर की तवक्को नहीं रखी जा सकती, कोई अमन की तवक्को जो नहीं रखी जा सकती, और सबसे बढ़कर अभी तक तो दुनिया ने कंडेम ही नहीं किया है ईरान पर हमले को। तो कौन सी ऐसी वजह है जिसकी बुनियाद पर यह समझा जाए कि नहीं अब हमला नहीं होगा? कौन सी ऐसी वजह है? तो हमला होना है, और सबसे बढ़कर एक हारी हुई जो सुपर पावर है जिसकी ईगो चैलेंज हो चुकी है, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो पेट्रो डॉलर को चैलेंज कर रहा है, और वो ट्रम्प इंतजामिया जो इसराइल के कंट्रोल में है। तो छोड़ दें आपके यहां पर फिलहाल रीजन में कोई सेटलमेंट जब वो होने जा रही, जब तक नेतन्याहू मौजूद है और जब तक जब वो ये एंटिटी अपने एक्सपेंशनिस्ट प्रोजेक्ट्स के साथ जब मौजूद है, तो हम तो यही कहते रहे हैं कि या इस जंग के नतीजे में ग्रेटर इसराइल बनेगा या फिर मिनी इसराइल भी नहीं बचेगा। तो फिर यही इसका नतीजा, इसके अलावा कोई नतीजा नहीं है। और बार बार होने वाले इवेंट्स जो हैं वो इस बात को सही साबित करते हैं, बार बार वो बताते हैं कि हाँ इसी डायरेक्शन मामला जो बढ़ रहे हैं। अब ट्रंप ने जो ताज़ा तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो इस वक्त दुनिया में ज़ेर बहस है, और उसमें ऑलमोस्ट उसने हमला करने का जब ऐलान किया है उसकी बातों से बिल्कुल वाज़ेह है। और वैसे तो उसकी जो बातें हैं वो एक जैसी हैं, धमकियां हैं, उसमें झूठ शामिल है, उसमें प्रोपेगेंडा शामिल है, वो एक जैसी बात है। CNN ने भी उसके ऊपर तजिया किया कि पहले दिन से ट्रंप जो है वो सेम उसके टॉकिंग पॉइंट्स हैं रिगार्डिंग ईरान। लेकिन अब चूंकि वो एक था कि भाई प्रपोजल जा रहा है, प्रपोजल आ रहा है, तो अब उसके ऊपर जो ट्रंप ने बात की है, फॉक्स न्यूज को बताया ट्रंप ने कि वो जो प्रोजेक्ट फ्रीडम था जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने बनाया, उसको रिकंसिडर कर रहा है और बड़े पैमाने के ऊपर लॉन्च करने जा रहा है। ट्रंप प्रोजेक्ट फ्रीडम को बड़े पैमाने पर लॉन्च करने जा रहा है, और साथ उसने कहा कि ये वन स्मॉल पीस ऑफ द लार्जर मिलिट्री ऑपरेशन है। एक बड़ा ऑपरेशन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में होने जा रहा है, लेकिन इससे भी एक बड़ा लार्जर अटैक होने जा रहा है, उसमें से ये छोटा सा ऑपरेशन है, यानी इससे भी बड़ा हमला हम करने जा रहे हैं। ये फॉक्स न्यूज को उसने कुछ देर पहले जब ट्रंप ने बताया। और फिर ट्रंप ने कहा कि सीज फायर जो वो अनबिलीवेबली वीक हो चुका है। आई वुड कॉल इट द वीकेस्ट राइट नाउ, सबसे कमजोर तरीन है ये। और अब ये जरा इसकी बात सुने, रोज जो इसकी स्टेटमेंट्स हैं दुनिया सर पकड़ के बैठ जाती है कि किस शख्स के साथ पाला पड़ा है। रोज वो बताता है कि ही इज नॉट फिट फॉर दिस जॉब। कहता है कि ईरान ने जो हमें रिस्पॉन्स भेजा है
ये पीस ऑफ गार्बेज है, ये कूड़े का ढेर है, पीस ऑफ गार्बेज है। ये आप उसकी लैंग्वेज चेक करें, और जिसके साथ आप मुज़ाकरात कर रहे होते हैं, आप जरा ट्रस्ट बिल्ड करते हैं, आप जरा रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है ना। ये एक सदर की लैंग्वेज है और एक डिप्लोमेट, ऐसे डिप्लोमेसी होगी। ईरान ने जो रिस्पॉन्स, ईरान ने क्या भेजा है? ईरान ने कहा लेबनान में सीजफायर होना चाहिए, ईरान ने कहा हमारे पर सैंक्शन खत्म होनी चाहिए, ईरान ने कहा है कि हमारे फ्रोजन एसेट जो छीने गए हैं, वो डाका है, वो रिलीज होने चाहिए। तो इसमें ईरान ने कौन सी गलत बात जब कर ली है? वो पीस ऑफ गार्बेज है। तो और ईरान क्या कहता कि आए ट्रम्प साहब, आप तेहरान में उतरे, लाखों लोग आपका वेलकम करेंगे, क्या आपने क्या बमबारी हमारे ऊपर की, और उसके बाद आप तेहरान में बैठकर हमें बताइएगा कि हमने आगे कौन सा निज़ाम हुकूमत बनाना है और कैसे आगे चलना है, और ऑयल वो अमेरिकन कंपनीज कैसे निकालेंगी, कैसे, कहाँ हमने बेचना है, कहाँ नहीं बेचना। ये प्रपोजल उनका होना चाहिए था। इससे ज्यादा कंसेशन ईरान नहीं दे सकता जिनके साथ जाती हुई है। एंड अगेन उनको इमेज ऑफ विक्ट्री के साथ आगे बढ़ना है। जितना नुकसान उनका हो चुका है, वो इमेज ऑफ विक्ट्री ही है जो उनको एक जज्बा देगी और वो आगे बढ़ेंगे। सो इमेज ऑफ डिफीट के साथ तो वो आगे नहीं बढ़ सकते। जिनके ऊपर सैंक्शंस भी हो, जिनके ऊपर प्रोपेगेंडा भी हो, जिनके ऊपर ब्लॉकेट भी हो, तो ईरान आगे चलेगा कैसे? तो ईरान अपनी उस दायरे में रहते हुए जितनी मैक्सिमम कंसेशंस अमेरिका को दे सकता था, वो उसने इस प्रपोजल में दी हैं। सैंक्शंस तो पहले दिन से होते ही इलीगल हैं। अच्छा जी, पीस ऑफ गार्बेज हो गया। और कहता है ये वेस्ट ऑफ टाइम था, ये ईरान के साथ बातचीत हमारा वेस्ट ऑफ टाइम था। तो असल बात तो ये ईरान की है, ये ईरान का वेस्ट ऑफ टाइम था। एक बार फिर डिप्लोमेसी की तरफ जाना, ये उनका वेस्ट ऑफ टाइम था। धोखे, आप जरा डिसेप्शन देखें। सीज फायर खुद करवाया, रिक्वेस्ट की, पाकिस्तान ने इनको मौका दिया, कोशिश की, एक सीज फायर हुआ, फिर पाकिस्तान में वो मुआहदा होने जा रहा था, आखिरी वक्त में नेतन्याहू ने कॉल करके रुकवाया। अब कह रहे हैं वेस्ट ऑफ टाइम था। और कहता है कि ये सीज फायर की अब हालत वो रह गई है कि जैसे कोई पेशेंट इमरजेंसी हालत में हो, इमरजेंसी रूम के अंदर हो, और डॉक्टर आकर वुरसा को ये बताए कि आपके पेशेंट के बचने के चांसेस सिर्फ 1% है। सीज फायर ऑपरेशन रूम में है और इसके बचने के चांसेस सिर्फ 1% है। और कहता है कि ईरानियंस बड़े झूठे हैं, ये एक बार एक चीज के ऊपर हमारे साथ एग्री हो जाते हैं एंड देन फिर उससे जब वो भाग जाते हैं, उससे पीछे हट जाते हैं। शायद वो अपने बारे में बताना चाह रहा होगा, बट ईरानियंस पीछे। ईरान एक भी ऐसी बात, एंड सेम फॉर रशियंस एंड सेम फॉर चाइनीज, एक ऐसा मौका नहीं है कि जिसमें उन्होंने कोई बात की हो और उससे पीछे हटे हो। एक भी ऐसा मौका नहीं। और ऐसे हजारों मौके हैं कि इजराइल ने एक बात की, अमेरिका ने एक बात की, यूरोपियंस ने एक बात की और उससे पीछे हट गए। ऐसे हजारों मौके। आपने कभी सोचा है वेस्ट अमन का सबसे बड़ा दाई है, ये पोर्ट्रे करता है। एक ऐसी मुझे जंग दिखाएं जिसमें वेस्ट ने जंगबंदी प्रपोज की हो या जंग को टालने के लिए कोई एफर्ट की हो और उसमें कामयाब हुए। एक ऐसा मौका दिखा दें जब इन्होंने किसी जंग की मुखालफत की हो। और कहता है कि ईरानियंस हैं ये न्यूक्लियर हासिल नहीं कर सकते। अगर ये न्यूक्लियर हासिल कर लेंगे तो ये अगले घंटे उसको चला देंगे। जैसे ही ये न्यूक्लियर बनाएंगे तो अगले घंटे चला देंगे दुनिया पर। और कहता है, फिर इसने कहा कि ईरानियंस है उन्होंने एक स्टूपिड प्रपोजल दिया। इसकी आप लैंग्वेज देख लें। पता नहीं वो कौन से लोग हैं जो ये समझते हैं कि यहां पर कोई एग्रीमेंट जब वो हो जाएगा। एंड अगेन ये एग्रीमेंट जितना मुश्किल लगता है ये उतना ही आसान है। ये कैसे दिलचस्प बात है। ये जितना कॉम्प्लेक्स लगता है, जितना ये मुश्किल लगता है, ये जैसे दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम लगता है, ये उतना ही आसान है। इसके लिए सिर्फ अमेरिकन पॉलिटिकल लीडरशिप की विल होनी चाहिए, क्योंकि ईरान इस एग्रीमेंट के लिए दहाइयों से तैयार है। और 2015 में उन्होंने वो एग्रीमेंट किया जिसको ट्रंप ने जो है वो उससे यूनिलैटरली निकल गया, जिस पर फिर पुतिन ने अभी ताजा तरीन तबसरा किया कि जब अमेरिका निकल गया तो यूरोपियंस ने कहा कि ईरान शुड अबाइड बाय इट्स कमिटमेंट्स। ईरान को चाहिए कि वो अमल पैरा हो। उन्होंने एक लफ्ज अमेरिका के खिलाफ नहीं कहा। सो पुतिन ने तबसरा करते हुए इस अमल को नॉनसेंस करा दिया। तो पता नहीं कौन से लोग हैं। तो ये इतना आसान है, ये एग्रीमेंट इतना आसान है, लेकिन चूंकि उनको एक मुकम्मल सरेंडर चाहिए और ये इसलिए यहां पर कभी कोई एग्रीमेंट नहीं होगा। मैं आपको बता दूं, यहां पर कल को कोई एक मुआहिदा फिर भी तय पा गया, वो एक आरजी मुआहिदा होगा। इसराइल कभी बाज नहीं आएगा, अमेरिका कभी पीछे नहीं हटेगा। वो फिर हमला करने के लिए आएंगे और वो आ रहे हैं और ईरान इसके लिए तैयार है। ईरान जानता है, कहता है कि ये इतना पीस ऑफ गार्बेज है ये मुआहिदा कि मैंने तो इसको मुकम्मल पढ़ा ही नहीं। अब ये अमेरिकन जाने और ये शख्स जाने जो अपने आप को दुनिया का एम्परर समझता है, जो ब्राजील के सदर ने कहा कि दुनिया में कोई एम्परर चलेगा नहीं। तो अब ये अमेरिकन जाने के वो किस शख्स को ले आए हैं। कहता है कि मैंने इसको पूरा पढ़ा ही नहीं है, ये इतना पीस ऑफ गार्बेज है, पूरा पढ़ा ही नहीं है मैंने इसको। फिर उसने एक और एतराफ किया, कहता है कि कुर्दों को हमने असलहा दिया, पैसा दिया, लेकिन इन्होंने वहां पर जब अटैक नहीं किया ईरान पर। कहता है कि मैं कुर्दों से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूं।
कुर्द जो है वो बस पैसा ले रहे हैं, हमसे पैसा ले रहे हैं। 3 दफा उसने अल्फाज बहुत ज्यादा इंसल्ट की कुर्दों की, कह रहा कि दे टेक एंड टेक एंड टेक। उनकी बड़ी अच्छी रेपुटेशन है हमारी कांग्रेस में कि वो बड़े फिरसली लड़ते हैं, खास तौर पे जब उनको पैसे दिए जाए तो वो बड़ी शिद्दत के साथ लड़ते हैं। ये उसने इतना इंसल्ट किया कि ये तो किराए की मिलिशिया ना। कुर्द जो है वो ये कहना चाह रहा है कि ये किराए की मिलिशिया, इनको पैसा दो और जिसके मर्जी लड़वा दो। इतनी इंसल्ट उसने की। कहता है बट आई एम एक्सट्रीमली फ्रस्ट्रेटेड। हमने उनको पैसा भेजा, वेपन भेजे, उनको इस पर कुछ कर दिखाना था, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। आई एम वेरी मच फ्रस्ट्रेटेड। तो कुर्द फैक्टर जो है वो तो तुर्की को डिस्टेबलाइज करता है कि कुर्द फैक्टर जो है वो 4 मुल्कों को मुतासर करता है, शाम को, इराक को, ईरान को एंड टर्की को। सो कुर्द फैक्टर जो है ये टर्की की रेड लाइन है। तो कुर्द फैक्टर का मतलब यह है कि टर्की को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश, और ये कुर्दों को रोका ही असल में टर्की ने कहा कि अगर ये हमलावर हुए तो फिर हम डायरेक्ट मिलिट्री अटैक करेंगे, हम डायरेक्ट मिलिटरीली इंटरवीन करेंगे अगर कुर्दों को यहां पर फिर एक इस तरह से चारा बनाने की कोशिश की गई। ये उन्होंने कुर्दों को वार्न किया और अमेरिका को वार्न किया। और कुर्दों की जो बड़ी एक अहम लीडर हैं, उन्होंने कहा कि अब वेस्ट बस कर दे और कुर्दों को एक चारा बनाने की कोशिश जो है वो अब ना करे और इनको अपने हाथ पर छोड़ दे। ये उन्होंने बात की, उस वक्त हमने कोर्ट भी की थी। तो ये जनाब अली उनके प्रोजेक्ट्स हैं। लेकिन बहरीन कहता है कि ईरान को हम कंडेम करेंगे, यूएई कहता है कि हम ईरान को कंडेम करेंगे। सब ईरान को कंडेम कर रहे हैं। और ये देखिए वो कुर्दों को भी लेकर आना चाह रहे हैं, वो क्या कुछ नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से मसले हल नहीं होंगे। और रशिया ने भी अरब वर्ल्ड को, रीजन को यही बात कन्वे की है कि अगर आप इस मसले को सिर्फ इस एंगल से देखेंगे कि नहीं जी ईरान अटैक कर रहा है, ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद किया हुआ है, इससे कोई मसला हल नहीं होगा। और इसीलिए उन्होंने करारदाद को वीटो भी किया। बेलारूस के जो सदर हैं उनकी जरा स्टेटमेंट देखिए। कहता है कि ट्रंप को मुखातिब करते हैं, उसने कहा अगर तुम ईरान को हैंडल नहीं कर सकते तो भूल जाओ कि तुम यू कैन मेस विद चाइना, यू विल नेवर बी एबल टू डील विद द काइंड ऑफ दैट पावर। तुम ईरान को हैंडल नहीं कर सकते और तुम जाकर जब चाइना से लड़ोगे, भूल जाओ इस बात को। तो ये असल बात है। अब ये ट्रंप की स्टेटमेंट्स हैं, साथ ही एक्सियोस की जो रिपोर्ट आ गई, वो जो मुसाद और उसके साथ लिंक है, जिसके रिपोर्टर के बारे में अब ये एविडेंस आ रहे हैं कि ये भी सट्टाबाजी में जो इन्वॉल्व है, क्योंकि सबसे पहले इसके पास खबर आती है और उससे जाहिर है कि जो मार्केट्स हैं वो ऊपर नीचे होती हैं। कहता है कि ट्रंप जब सीरियसली कंसिडर कर रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में ऑपरेशन लॉन्च करने में, ट्रंप जो है वो रिटर्न ऑफ द वॉर डिस्कस करने जा रहा है। ट्रंप का झुकाव है टुवर्ड मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट ईरान। ये साथ ही एक्सियोस ने जो रिपोर्ट है वो दे दी। सो अभी तो ज़्यादा ट्रंप चाइना जा रहा है, तो चाइना से वापसी पर ये हमला होगा, इसके काफी ज्यादा चांसेस हैं। एंड अगेन लॉजिक ये कहती है कि ये हमला नहीं होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ मिलिट्री लॉजिक और अमेरिकन नेशनल इंटरेस्ट में। अगर आप देखें $80 बिलियन ये झोंक चुके हैं और इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। और इस अमेरिकन ने वोट दिया था कि भाई जो डोमेस्टिक इश्यूज हैं उसको सॉल्व करना है, और ये 12,000 किलोमीटर दूर एक ऐसे मसले से लड़ने के लिए आया जिससे ये कभी एब्सोल्यूट विक्ट्री हासिल कर ही नहीं सकते हैं। ये बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं ईरान को, लेकिन ये ईरान से कभी फातेह होकर नहीं जाएगा अमेरिका। फिर ऐसी जंग में इन्वॉल्व होने का फायदा क्या? सो ये अमेरिकन नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है। लेकिन इस वक्त ट्रंप ने बार बार ये साबित कर रहा है कि वो अमेरिका के लिए काम नहीं कर रहा, वो किसी और के लिए काम कर रहा है। तो जो अमेरिका है, सेंटकॉम है, उसने जहाज़ों को कहा कि तुम ना ओमान के सालों से ज़रा निकल आओ, ओमान के सालों के करीब करीब आकर तुम यहां से गुजर जाओ। एक जहाज़ भी वहां से नहीं गुजरा। जो अमेरिका ने, सेंटकॉम ने इनको एडवाइस दी थी, एक भी जहाज़ वहां से नहीं निकला। और वेस्टर्न मीडिया ये बता रहा है कि ऑयल इन रेस अगेंस्ट टाइम ऑन हॉर्मुज़ क्लोजर। ऑयल और टाइम इनके आपस में रेस लगी हुई है, क्योंकि जो वक्त गुजरता चला जा रहा है, ठीक है ना, ऑयल प्राइसेस ऊपर जा रही हैं और जो स्टोरेज थी वो तेजी के साथ नीचे आ रही है, ठीक है ना। एक रेस जो है वो लगी हुई है। और उन्होंने कहा कि जून में दुनिया मोस्ट वर्स्ट सिचुएशन के अंदर होगी, जून के अंदर, क्योंकि जंग को आप देखें कि फरवरी के एंड में, मार्च में शुरू हुई, आप कह लें 3 महीने हो चुके होंगे। एंड ऑलमोस्ट है वो 90 दिन का स्टोरेज था, 90 दिन का, वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका होगा या बहुत करीब होगा या 20% रह गया होगा। तो फिर जून में सूरत हाल बहुत वर्ष होगी दुनिया के लिए। और अब आ जाते हैं जरा हिजबुल्लाह के जो अटैक्स हैं। हिजबुल्लाह ने इजरायली एयरफोर्स के फाइटर जेट को लेबनान में गिराने की कोशिश की है, ये इजरायली मीडिया कह रहा है। देखिए अब ये बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आ रहा है। चाइनीज जो हैं वो व्लॉग बनाकर बता रहे हैं कि ये जेट ऐसे गिराने हैं। ये तो मजाक बन गया ना, ये तो खिलौने बन गए हैं। तो व्लॉग वो बनाकर बता रहे हैं ये ऐसे इसको डिटेक्ट करना है, ऐसे अटैक करना है। तो ईरान ने गिराए ना तो ये टेक्नोलॉजी आगे पहुंच जाएगी, तो कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है।
और अगर एक भी इजरायली जहाज वहां पर गिर गया तो फिर क्या होगा। 2 इंजीनियरिंग व्हीकल जो हैं वो हिट हुई हैं। हिजबुल्लाह ने 2 इंजीनियरिंग व्हीकल्स को हिट किया बाय ड्रोन्स। ये इजरायली आर्मी भी कंफर्म कर रही है, मान रही है। इजरायली मीडिया बता रहा है कि हिजबुल्लाह के एक्सप्लोसिव ड्रोन है वो डेली थ्रेट बन चुके हैं। और इजराइल एंड हिजबुल्लाह ड्रोन रेवोल्यूशन फेलियर एंड फ्यूचर चैलेंजेस, ये इजरायली मीडिया की रिपोर्ट है। इजरायली डिफेंस सिस्टम फारिग हो चुका है। ये जो फाइबर ऑप्टिक ड्रोन्स हैं ये रीशेप कर रहे हैं मॉडर्न बैटलफील्ड डायनेमिक्स एंड स्ट्रेटजी को। देखिए ये जो कुछ जंगें होती हैं ना वो बड़ी तारीख में उसका पासा पलट देती हैं, क्योंकि वो एक नया वॉरफेयर दुनिया में ले आती हैं। तो ये ईरान जंग और मिडिल ईस्ट की ये जो सारी जंग जारी है लेबनान में, ये वॉरफेयर को बदल रही है। अब अगली जंगें किसी और अंदाज में लड़ी जाएंगी। एक सुपर पावर के जो सबसे बड़े हैबतनाक वेपन्स थे वो सारे के सारे फेल हो गए हैं। तो ये एक प्रेसिडेंट है। बेन गोरियन एयरपोर्ट मुकम्मल तौर पर एक मिलिट्री बेस में टर्न हो चुका है। बहुत सारे एयर फ्यूलिंग त्यारे वहां पर आ चुके हैं। तो ये एक और फिर इलाक के इलाके में हजारों जो अमेरिकी फौजी हैं वो वहां पर आ रहे हैं। नेतन्याहू अभी मीटिंग करने जा रहा है। अच्छा, सेम डे उसका अदालत में उसका ट्रायल होना था तो उसने मीटिंग बुला ली और वो प्रिपरेशन इजराइल में होने जा रही है कि किसी भी वक्त ट्रंप ऑर्डर कर सकता है, तो वो तैयारी जारी है। और यूरोपीय यूनियन ने समुद्रेच और बैन गवर पर सैंक्शन नहीं लगाई। वो लगनी थी लेकिन उन्होंने नहीं लगाई। पहले डिसाइड किया लेकिन फिर ड्रॉ कर दी, सैंक्शन नहीं लगाई। अब आप अंदाजा करें, समुद्रेच और बैन गवर को उनको सैंक्शन नहीं किया। और ब्रिटानिया ने ईरान के ऊपर कुछ मजीद सैंक्शन लगा दी हैं। तो ये एक ऐसी दुनिया है जिसमें हम रहते हैं। इस वक्त ट्रंप और नेतन्याहू के सामने कोई लीगल मॉरल चैलेंज नहीं खड़ा है, कोई इंटरनेशनल लॉ नहीं खड़ा है, कोई इदारा नहीं खड़ा है, कोई ऐसा मुल्क नहीं खड़ा है और ना कोई अंदर से ऐसी कोई रेजिस्टेंस है कि जो इन दोनों को रोक सके। इसलिए ये हमला करने के लिए आएंगे और वेस्ट तब तक ओआईसी मुल्कों पर हमला करने के लिए आता रहेगा, खासकर ईरान के ऊपर, जब तक वेस्ट की अपनी इकोनॉमीज, उनके अपने लोग और अपने सिस्टम्स, अपने मामलात इस बात की इजाजत ही ना दें कि वो कैपेबिलिटी खो बैठे मिडिल ईस्ट में हमलों की, तब ये हमले बंद होंगे। फिलहाल ये बंद होते हुए जो नजर नहीं आ रहे हैं। एंड अगेन चाइना में ट्रंप जाता है, कोई ऐसा ब्रेक थ्रू हो जाता है, कोई माहिदा हो जाता है, वो भी एक आर्जी माहिदा हो, बट उस आर्जी माहिदे के भी चांसेस ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है। तो ये इस वक्त की ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स है जो हमने आपके साथ शेयर किया। हम राज लगा करेंगे। अल्लाह हाफिज़।